शाम के यही 7 बज चुके थे। चाय नाश्ता यहाँ वहाँ की बातें करते करते काफ़ी समय हो गया और अब वेदा को सबकी थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए थी और उन्हें सोनाली से मिलना था। वेदा अभी कुछ पूछने वाले होते कि मोहन ने कहा, निर्मला, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अंधेरा हो गया, उनको अंदर बुला लो, सर्द हवाएं चल रही हैं, ठंडी लग जाएगी। ये सुनकर जल्दी से मोहन की बीवी निर्मला बाहर गई और सब बच्चों को अंदर लेकर आई। बच्चे जैसे अंदर आए, वेदा ने पूछा, बड़े प्यारे बच्चे हैं संजय जी, इनमें से आपके कौन कौन है और मोहन जी के कौन से? जिस पर हल्का सा मुंह बनाते हुए मोहन कहता, क्या तांत्रिक, तुम भी क्या बात कर रहे हो? तुम्हें भैया ने बताया नहीं क्या कि उनकी बस एक ही बेटी है, सोनाली, जो अंदर पड़ी है। ये तो मेरे और मेरी बहन के बच्चे हैं। ये बड़ा वाला अजय और वो जो पिंक फ्रॉक जिसने पहनी है, किट्टू, ये दोनों मेरे हैं। और वो जो दोनों लड़के पीछे हैं, नीली शर्ट और येलो शर्ट में, वो हमारी बहन के। अभी सर्दियों की छुट्टी पड़ी है ना, तो यहाँ पर घूमने आए हैं। और रही भैया की बात, तो आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि इन बच्चों में उनके और बच्चे शामिल क्यों नहीं हैं। ये सुन संजय की वाइफ आंखों में आंसू लिए रसोई में भाग गई और संजय बोला, मोहन, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या अजय, किट्टू, सैम और मैक्स, इनको हम अपने बच्चों की तरह नहीं मानते? जितना मैं सोनाली से प्यार करता हूँ उतना ही इनसे भी करता हूँ। और तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी को प्रेगनेंसी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो तुम सबके बीच में ये सब बोलोगे? कम से कम देखो तो, मेहमान आए हुए हैं, उनके सामने तो अपनी जबान बंद रखो। बीच में ही मोहन खड़ा हुआ और बोला, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। और भाभी की प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो मैं क्या करूं? मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि मेरा एक बेटा है और दीदी के 2, और आपका एक भी नहीं। इसलिए जो भी ज़मीन का बंटवारा होगा वो 2 में होगा, मेरा और मेरी बहन का, आपका नहीं। क्योंकि आपकी बेटी है, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी, ज़मीन हमारे खानदान के पास नहीं रहेगी, और मैं ये नहीं चाहता। रही बात आपकी, देखिए भैया, आप मेरे पिता समान हैं, आप हमारे साथ रह लीजिएगा। जिस पर वेदा खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं आपके घरेलू मैटर में बोलना नहीं चाहता, पर क्या करूं, बोलना पड़ रहा है। मोहन, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारे बड़े भाई हैं और संजय की अगर बेटी है तो उसे ज़मीन नहीं मिल सकती क्या? ये क्या बात है? और अगर उसे ज़मीन नहीं मिल सकती क्योंकि वो लड़की है और शादी के बाद उसकी ज़मीन उसके पति की हो जाएगी, मतलब तुम्हारे खानदान की नहीं रहेगी, तो ऐसे ही तुम्हारी बहन भी तो लड़की है, उसके नाम भी तो ज़मीन है। वो ज़मीन तो तुम्हारे जीजा जी की हो गई, मतलब तुम्हारे खानदान की नहीं रही। मोहन, ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे बात मत करो। जिस पर किलस कर मोहन जवाब देता है, अबे तांत्रिक, ये हमारे घर का मैटर है, मेहमान है, मेहमान बनकर रहा है, समझा? और रही बात दीदी की, तो इस खानदान का एक हिस्सा है, और ये जो मेरे भांजे हैं ये हमारे हैं, कोई पराया नहीं। और इसकी बेटी, वो तो पराई है, कैसे हम दे दे उसको ज़मीन? बस इतनी सी बात पर संजय ने बात काटी और तुरंत कहा, मतलब सोनाली तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, वो तुम्हारे लिए पराई है? बस मोहन, यही सुनना था बस। रही बात ज़मीन की, तो पापा की वसीयत में जो लिखा था वही होगा। ज़मीन के 3 हिस्से होंगे, जिसमें 40% मेरा, 30 तुम्हारा और 30 छोटे का। यह पिताजी का फैसला था और यही फैसला अंतिम फैसला है। मोहन किलस गया और जाते हुए बोला, 40 आपको देकर गए ना, तभी तो आपको दिक्कत हुई। मेरे हिस्से आया क्या? 30, और दीदी के भी 30। कम से कम 40-40 करके तो जाते। और भैया, बुरा मत मानिएगा, अगर आपको कुछ हुआ या सोनाली को कुछ हुआ इन फ्यूचर, तो यह ज़मीन कैसे बटेगी? ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी भी प्यार से कह रहा हूँ, 20% मेरे नाम कर दीजिए, 20 दीदी के नाम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन वहाँ से चला गया और वेदा ने इनके घर के हालातों को करीब से देख लिया। वो समझ गया, वो जो बूढ़े शख्स की आत्मा कह रही थी कि ज़मीन के लिए लड़ते हैं, ये सच है। और ये तो इस हद तक लड़ते हैं कि शायद एक दूसरे को ज़मीन के लिए मार दे। संजय बैठकर रुआसा हो गया। वेदा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा,
संजय जी, आप चिंता मत करिए, जो बाबूजी की इच्छा थी वही होगा और सोनाली भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बार आप मुझे सोनाली से मिलवा दीजिए, मैं उसे धागा बांध देता जिस पर ये जो बुरी ताकत है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, मतलब उस पर इतना भारी संकट नहीं रहेगा। संजय वेदा और आर्यन को साथ लेकर दूसरी मंजिल पर गया। वो सब एक कमरे में आए जहां सोनाली लेटी सो रही थी और उसके बेड के बगल में ही एक खिड़की थी। वेदा ने जब उस खिड़की से बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि वहां से वो मेन गेट साफ साफ दिखाई देता और ये वही खिड़की है जहां पर वेदा ने मोहन जैसे दिखने वाली आत्मा को देखा था जो वेदा को घूर कर देख रही थी। खैर, वेदा सोनाली के पास बैठी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसका शरीर तप रहा था। वेदा ने यह देखने के लिए कि उस पर कोई बुरी ताकत है या नहीं, अपने बैग से एक बोतल निकाली, उसमें से पानी की कुछ बूंदें निकालकर मंत्र बदबदाते हुए सोनाली के हाथों पर 2-3 बूंदें छिड़की और मुट्ठी को बंद कर दिया। उसका हाथ थोड़ा सा गीला हो गया, मुट्ठी बंद थी, पर सब ने देखा कि उस बंद मुट्ठी के अंदर से धुआं निकल रहा था और उस धुएं से काफी तेज गंध आ रही थी। ये चीज संजय ने भी देखी और देखकर हैरान हो गया। इसके ऊपर कोई बुरा सा है, आप चिंता मत करिए, उससे मैं निकाल दूंगा, और उससे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये यहाँ पर आया क्यों है और इसका मकसद है क्या। तब तक के लिए मैं इसे कलावा बांध देता हूँ, वो जो भी ताकत है इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने उसी बैग से कलावा निकाला। हनुमान जी के 108 नामों का जप करते हुए उन्होंने कलावा खोला और बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते सोनाली के हाथों में बांधा, फिर संजय के हाथों में, आर्यन के हाथों में, और बचा कलावा संजय को दे दिया कि वो अपने बीवी के हाथों में बाद में बांध दें। इससे ये होगा कि वो ताकत इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कलावा बांधते सोनाली का बुखार कम होने लगा और वो कुछ बेहतर महसूस करने लगी। काफी दिनों बाद उसने अच्छे से खाना खाया। वो हंसी और ये देखकर संजय और उसकी वाइफ को काफी सुकून मिला। देर रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा पसर गया था। वेदा छत पर खड़े थे और बस चांद की ओर देख रहे थे। पीछे आर्यन भी आ गया। सर, आसमान काफी सुंदर लग रहा है ना, यहां से बिल्कुल क्लियर दिखता है चांद। शहरों से खुला आसमान देख पाना कितना मुश्किल रहता है। हमारे घर के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी इमारतें, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। वेदा ने भी हामी भरी और नीचे देखा, और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान हो गए और नीचे की ओर हुए। उन्होंने आर्यन को भी छुपने को कहा, पर आखिर ऐसा क्या देख लिया था वेदा ने? आर्यन ने पूछा, पर वेदा बस छुपे रहने को कहते हैं और शांति बनाए रहने को कहते हैं।